हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा ध्यान दें, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपके 10th का बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है ना। और बेटा उसको डिस्कस करने का एक ही मतलब था कि आपको एहसास हो जाए, आप इतना समझ लो कि आपकी जो 9th-10th की मैथमेटिक्स है वो इम्पॉर्टेंट है आगे की मैथ्स या हम कहें साइंस पढ़ने के लिए, ठीक है। अब बेटा हम आज से आपका रेगुलर लेक्चर यानी 11th क्लास का पहला चैप्टर सेट्स, ठीक है ना। एनसीईआरटी का बेटे फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, ठीक है। और उसको हम आज शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट डाउन बेटे, आपसे कहा जाए सेट्स, ठीक है ना। देखो सेट्स का बेटे जो मतलब है वो किसी कलेक्शन से है, ठीक है ना। आपसे कहा जाए हम थिंग्स का कलेक्शन करें, ठीक है ना, कलेक्शन, और उन थिंग्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखें। यानी देखो बेटा, कलेक्शन करने के बाद उनको स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना क्या होगा, सेट्स होगा। यानी सेट्स को हम डिफाइन कुछ इस तरह से करते, ठीक है। आपसे कहा जाए देखो बेटा, वेल डिफाइंड a well defined collection of objects। देखो बेटा, आपसे कहा जाए कि a well defined collection of objects, ठीक है ना, objects is called a set, ठीक है ना। a well defined collection of objects is called a set, ठीक है। बेटे हमने देखो वर्ड तो कलेक्शन यूज किया, लेकिन कलेक्शन के पहले हमने एक वर्ड यूज किया वेल डिफाइंड, ठीक है ना। यानी देखिए हमारे पास थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उनका कलेक्शन करें, ठीक है ना। कलेक्शन करने के बाद उनको हम एक स्पेसिफिक अप्रोच स्पेसिफिक वे में लिखें और वह कलेक्शन क्या हो, वेल डिफाइंड हो। यानी यहां पर अगर केवल ये कहा जाता है अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, तो बेटा वो फिर गलत था। यानी किसी कलेक्शन को वेल डिफाइंड होना है तब कलेक्शन सेट होगा। यानी इस वेल डिफाइंड वर्ड का हमें मतलब समझना होगा। यानी एवरी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट अ सेट। यानी अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कोई कलेक्शन यानी थिंग्स का, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन कब वेल डिफाइंड होगा, इसको हमें समझना होगा। यानी अ वेल डिफाइंड collection of objects is called a set, is called beta set, ठीक है ना। यानी a well defined collection of objects, यानी every collection is not a set, the collection which is well defined। अब collection कब well defined होगा ये हमें समझना होगा। so write down by the word well defined, by बेटे कहा जाए by the word by the word well defined we mean that a particular object of this universe belongs to that collection or not। देखिए by the word well defined we mean that a particular object
of this universe belongs to that collection or not। यानी बेटा कोई भी कलेक्शन वेल डिफाइंड कब होगा, जब हम यह पता कर पाए कि अगर हम इस दुनिया का कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट लें और हम ये कह पाए कि वह एलिमेंट या तो इस कलेक्शन में है या फिर नहीं है। समझो बात को, आपसे कहा जाए कि वह एलिमेंट, वह ऑब्जेक्ट बेटे या तो उस कलेक्शन में है या फिर नहीं है। ऐसा ना हो कि कुछ लोग कहें कि यह एलिमेंट, यह ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखिए, या तो वह ऑब्जेक्ट यानी बेटा एनी पर्टिकुलर, आपने कहा वी मीन दैट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स बिलोंग्स टू दैट कलेक्शन और नॉट। यानी विश्व का कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें तो वह एलिमेंट, वह ऑब्जेक्ट या तो उस कलेक्शन में है या फिर नहीं है, या तो हां या तो ना। ऐसा नहीं कुछ लोग कहें हां और कुछ लोग कहें ना, ठीक है ना। या तो हां ही है दावे के साथ या तो फिर ना ही है। ऐसा ना हो हां ना हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा नहीं। यानी दैट पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग्स टू दैट कलेक्शन और नॉट। और अगर ऐसा है तो आप कहोगे वह कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है और उसे कहते हैं हम सेट। ठीक है बेटा, यानी सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बेटा, और ध्यान देना, चलो कुछ बातें हैं हम आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए, हाँ बेटे, कुछ कलेक्शंस लें और आपको हम समझाएं कि यह कलेक्शन वेल डिफाइंड है कि नहीं है। यानी हमें पहले समझना होगा कि हम किसी कलेक्शन को वेल डिफाइंड कैसे कहें, और अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो क्या होगा, वो सेट होगा। ठीक है, ओके। तो पहली बात, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देख बेटे, कहीं कहीं भी लिखा है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, वो बात की बात है, सेट की प्रॉपर्टी है कि एलिमेंट सब रिपीट नहीं करते। खैर, अब देखिए ध्यान दो, आपसे कहा जाए a well defined collection of objects is called a set। By the word well defined we mean that a particular object of this universe belongs to that collection or not। ठीक है, अब देखिए, for example, हम आपसे कहें बेटा for example, पहला हम आपसे कहें let A be the collection of, A be the बेटे कहा जाए कलेक्शन ऑफ क्लास 11th JEE स्टूडेंट्स ऑफ PP सवानी CFE। ठीक है ना, A be the collection of class 11th JEE स्टूडेंट्स ऑफ PPS CFE। अब बताओ, क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है? आपसे कहा जाए बेटा ए में, यानी ये कलेक्शन लिया हमने, यानी उस कलेक्शन को हमने ए से डिनोट कर दिया कि उसमें पीपी सवानी CFE के क्लास 11 JEE के स्टूडेंट्स हैं। अब दे बेटा, आपसे कहा जाए हमारे पास देखो सारे स्टूडेंट की लिस्ट आ गई। ठीक है ना, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 11th में है। अब कहा जाए राम प्रसाद इस कलेक्शन में हैं, हमने लिस्ट देखा और कहा नहीं है। आपसे कहा जाए प्यारे मोहन इस कलेक्शन में, आप बोलो शायद नहीं, शायद वर्ड नहीं बेटा, अगर यहाँ पे नाम है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। आपसे कहा जाए हाथी इस कलेक्शन में नहीं है, कि हो सकता है। देखो, आपसे कहा जाए घोड़ा, गधा, अरे बोलो पंखा, मतलब फैन, ट्यूबलाइट इस कलेक्शन में नहीं है। अब ऐसा बताओ, कोई भी आप एक एलिमेंट बता दो जिसपे आप कहो कि हाँ सर ये एलिमेंट इसमें हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो आपने कहा
दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। ये कलेक्शन बेटा क्या है, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, और अगर ये वेल डिफाइंड है तो क्या है, ये सेट है। समझ गए। अब देख बेटा, इसी पे हम, इसी एग्जाम्पल पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और फिर आप बताना कि यह वह, ठीक है ना, एलिमेंट इस कलेक्शन में है कि नहीं है। देखिए अब बेटा हम एग्जाम्पल 2 की बात कर रहे हैं। देखो इतना कंफर्म है ना कि अगर ए बी द कलेक्शन ऑफ, ठीक है ना, क्लास 11, बेटा यहाँ पर अंडरस्टूड है, कलेक्शन ऑफ क्लास 11 जेई ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ पीपीएस सीएफई, ठीक है ना बेटे। तो आपने कहा कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है और दैट इज अ सेट। अब देखो हम आपसे कहें फिर दूसरा एग्जांपल, लेट बी बी द कलेक्शन ऑफ, हम आपसे कहें गुड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th JEE PPS CFE। अब देखो, अब बेटे कहा जाए लेट बी बी द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 JEE PPS CFE। क्या यह कलेक्शन वेल डिफाइंड है? चलो हम किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट, मान लो कहा जाए, आप में से किसी का नाम मैं ले लूं, मान लो कहा जाए बेटा श्याम, ठीक है ना, मान लो श्याम नाम का बच्चा इस क्लास में है, ठीक है ना, मान लिया कि श्याम नाम का बच्चा इस क्लास में है। अब उसको हम गुड स्टूडेंट्स की कैटेगरी में रखें कि न रखें? कोई कहेगा कि श्याम को रखा जाए, अब किसी एक ने भी कह दिया है कि रख भी सकते और नहीं भी, हम मतलब हमें तो पता नहीं है, ठीक है ना। तो यानी बेटा अब ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। देखिए जब तक हमें गुडनेस की क्राइटेरिया न पता हो तब तक हम, देखिए आपने बेटा मान लो क्लास का टॉपर है तो आपने कहा उसमें होगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे मान लो कमजोर बच्चा, हमने कहा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर किसी एक एटलीस्ट वन स्टूडेंट ऐसा हो जिसके बारे में हम कहें कि कुछ लोग कहें कि सर इसको रख लीजिए, कोई कहेगा इसको मत रखिए, आई बात समझ में? यानी ये कलेक्शन बेटा वेल डिफाइंड नहीं है। देखिए 100 स्टूडेंट्स हो जो कलेक्शन में हैं, 500 हैं जो नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं, या तो हैं या फिर नहीं हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ऐसा कंडीशन ना हो, समझे बेटा। तो आपसे कहा जाए, हमने एग्जांपल लिया, मान लो कोई मोहन नाम का बच्चा इस क्लास में है और आप कहा कि मोहन के पूरे 100% आया, 98% आया 10th में, हमने कहा चलो ये होगा कलेक्शन में। आपने कहा कोई बच्चा है, आपसे कहा जाए हम बेटे कहें सोहन के मान लो 40% ही आए, आपने कहा चलो ये गुड स्टूडेंट नहीं है, इसको नहीं रखा जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो किसी के 75% आ गए, अब इसको रखा जाए कि न रखा जाए, समझ गए? यानी यह कलेक्शन बेटा सेट नहीं है। अब इसी पे हम थोड़ा सा सुधार दें, देखिए तीसरा एग्जाम्पल, आपसे कहा जाए लेट बी, या आपसे कहा जाए बेटा लेट, समझो आप, लेट सी बी द, समझो बात को, लेट सी बी द बेटा कलेक्शन, सी बी द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th JEE PPS CFE who scored more than 85%
marks in their 10th एग्जाम। अब बता बेटा, अब तो ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड हो गया। भाई सीधी सी बात है, जिसके 85% ज्यादा होंगे वो कलेक्शन में होगा, जिसके 85 या उससे कम होंगे वो कलेक्शन में नहीं होगा। अब देखो, अब 75% वाले को नहीं रखा जाएगा, 86 वाले को रखा जाएगा, 79 वाले को नहीं रखा जाएगा। अब तो ऐसा नहीं है ना कि हम 80% वाले को रखें कि नहीं रखें, हम नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने कहा हमारी गुडनेस की क्राइटेरिया है कि मोर देन 85% मार्क्स इन देयर 10th एग्जाम्स, 85% मार्क्स इन देयर प्रीवियस 10th एग्जाम। यानी बेटा अब किसी कलेक्शन को हम सेट कहें या ना कहें, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कलेक्शन इज वेल डिफाइंड और नॉट। ठीक है बेटा, तो एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट, अ कलेक्शन विच इज वेल डिफाइंड विल बी द सेट। ठीक है बेटा, वह कलेक्शन जो वेल डिफाइंड होगा वो क्या होगा, सेट होगा। ठीक है ना। अब बेटे ध्यान दो, अगर आप एनसीईआरटी की बात करोगे तो एक्सरसाइज 1.1 देखिए, हम कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, देखिए ध्यान दो बेटा, चलो क्वेश्चन की बात करें हम बेटे। एनसीईआरटी 1.1 सवाल क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। देखिए बेटे, मैं इसलिए करा रहा हूं, ठीक है ना, कि क्वेश्चंस आप देखो। पहला क्या बेटा, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। आपको पता है बेटा, देखो आपसे कहा जाए, देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर, कलेक्शन ऑफ ऑल द months of year, ठीक है बेटा, बिगिनिंग विद द लेटर आपसे कहा जाए जे, बिगिनिंग विद द बेटे कहा जाए लेटर जे। बताओ बेटा, यानी किसी ईयर के उन मंथ्स का कलेक्शन जो जे से शुरू होते हैं, जुलाई इसमें होगा, अगस्त इसमें नहीं होगा, या हो सकता नहीं होगा ना। यानी आप कहोगे दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, यानी दिस कलेक्शन इज सेट। ठीक है बेटा, अब देखो ऐसे आपसे कहा जाए द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखो इसको बताओ आप, आपसे कहा जाए देखो बेटा द कलेक्शन ऑफ, ठीक है बेटे, राइट डाउन 10 मोस्ट टैलेंटेड, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब बेटा भाई कौन टैलेंटेड है कौन नहीं है, किसी पर्टिकुलर राइटर के बारे में 10 लोग कहेंगे टैलेंटेड है, 10 कहेंगे नहीं है। आई बात समझ में, एक कहेगा है, एक कहेगा नहीं है। यानी अब उस राइटर को इस कलेक्शन में रखा जाए कि न रखा जाए, ये डेफिनेट नहीं है। यानी दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, दैट्स व्हाई नॉट अ सेट। ठीक है बेटा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको एज अ होमवर्क मान के आप कर सकते हो। जैसे कहा जाए लास्ट है इसका, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। बेटे लायन, शेर चलो खतरनाक होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बिल्ली, कुछ लोग कहेंगे कि खतरनाक होती, कुछ कहेंगे नहीं भी होती है। अरे भाई आई बात समझ में, तो
तो दिस इज नॉट अ सेट। यानी बेटे अब आप मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि किसी कलेक्शन को वेल डिफाइंड होने के लिए क्या प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। और अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो बेटा वो क्या होगा, सेट होगा। अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो क्या होगा, सेट होगा। ठीक है ना, आई बात समझ में? ओके, अब दे बेटे ध्यान देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा ऐसा आपको मिल सकता है खासकर जेई मेंस में कि एक कलेक्शन देगा और पूछा जाएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस विच इज अ सेट। ठीक है ना, आई बात समझ में? यानी कलेक्शन दिया होगा और आपको बताना होगा कि यह कलेक्शन सेट है कि नहीं, यानी क्या यह कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं। ओके बेटा, समझ गए बात को? चलो अब देखिए, राइट डाउन नोट। हाउ टू राइट सेट। ठीक है ना, देखो टू राइट सेट we choose capital letters of English अल्फाबेट, यानी इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स को हम सेट को हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेटा हम उसको कर्ली ब्रैकेट यानी उसके जो एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। यानी इस कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, सेट हुआ। यानी सेट्स के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को हम एक कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, अब बेटे लिखिए मेथड ऑफ राइटिंग अ सेट। ठीक है ना, ओके, या रिप्रेजेंटेशन मेथड मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। किसी सेट को लिखने की, रिप्रेजेंट करने की बेटा मेथड्स, वी हैव टू मेथड्स। नंबर वन, ठीक है ना, वी हैव बेटे कहा जाए टू मेथड्स। ठीक है ना, नंबर वन बेटा रोस्टर मेथड, या इसको हम टेबुलर मेथड भी कहते हैं, यानी टेबुलर फॉर्म, या बेटा कहा जाए रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। देखो इस पे क्या करते हैं हम बेटे, इन दिस मेथड वी राइट सेट। देखो पहली बात तो क्लियर है कि सेट को हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स ए बी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और एलिमेंट्स यानी ऑब्जेक्ट्स को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है ना, अब बेटा जो हमारा रोस्टर मेथड है इसमें हम सेट्स के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर और उनके बीच हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है ना, जैसे कहा जाए मान लो आपसे कहें हम, देखो बेटे रोस्टर मेथड में हम सेट्स के देखो एलिमेंट्स को लिखते हैं, सेट्स के एलिमेंट्स को हम लिस्ट कर देते हैं। ठीक है ना, और सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रैकेट्स। ठीक है ना, ओके। इन दिस मेथड वी डिस्क्राइब, ठीक है ना, अ सेट, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है ना, ओके। अब देखिए आपसे कहा जाए राइट डाउन, देखिए फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल, ठीक है ना, ऑड पॉजिटिव नेचुरल numbers less than 10 is given by
देखो बेटा, अब ए इज इक्वल टू लिखा हमने, ए तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट को, और वो ऑड पॉजिटिव नेचुरल नंबर 1 से छोटी है, सॉरी 10 से छोटी हैं, 1, 3, 5, 7 और 9। समझ गए, 1, 3, 5, 7 एंड 9। यानी क्या है, ये है उन ऑड पॉजिटिव नंबर्स का कलेक्शन जो क्या है 10 से छोटी है। देख बेटा, यहां पर हम एलिमेंट्स के बीच कॉमा लगाते हैं, और बेटा रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं। देखो दो चीजें बेटे यहां पर, पहली बात रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है, और दूसरी बात बेटा ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, ऑर्डर और रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, यानी वी नॉट रिपीट द एलिमेंट्स, और दूसरा बेटा ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डजंट मैटर। ठीक है, यानी इसको हम चाहें तो बेटा ऐसा लिख दें 3, 1, 5, 7, 9 एक ही सेट है, यानी ऑर्डर हम किसी में लिख सकते हैं। और बेटा अगर मान लो 2 बार आपने 1 लिखा तो इसका बेटा कोई मतलब नहीं, यानी हम इसको जो हमने कहा था ना कि डिस्टिंक्ट, यानी ये ऐसा नहीं लिखा जाता, एलिमेंट को हम एक ही बार लिखते हैं। आई बात समझ में, एलिमेंट बेटा एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है ना, यानी रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, और बेटा हम कहेंगे कि यहाँ पे ऑर्डर का कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, यानी रिपीटेशन और ऑर्डर का बेटा कोई सेंस नहीं है। ठीक है ना, यानी हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे और ऑर्डर का बेटा कोई सेंस नहीं होगा। समझ गया आप, यानी एक एलिमेंट को हम बेटा एक ही बार लिखेंगे। ठीक है ना, ओके, हम एक एलिमेंट को बेटे एक ही बार लिखेंगे। ठीक है ना, और ऑर्डर में हम चाहे जिस ऑर्डर में लिखें बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, हम इसी सेट को 1, 3, 5, 7 या 3, 1, 5, 7, 9 या हम चाहें तो किसी और ऑर्डर में भी बेटा इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, हम बेटे किसी और ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, यानी रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है ना, यानी बेटे रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है, नोट करिए आप। ठीक है, तो बेटा ध्यान देना, यानी ये जो हमारा रोस्टर मेथड है इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप, ठीक है ना, इसमें आप एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर और एलिमेंट्स के बीच आप क्या करते हो, कॉमा लगाते हो, और बेटे रिपीट होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है बेटा। ठीक है, ओके, आई बात समझ में। चलिए अब देखो बेटे, ध्यान दे आप, आपसे कहा जाए, ध्यान दो, यानी द सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, आपने कहा 1, 3, 5, 7, 9, इसको आप चाहो तो बेटा इस ऑर्डर लिख दो आप 9, 7, 5, 3 और 1, बात वही है। यानी ये दो नोट बेटा आप ध्यान देना। ठीक है ना, यानी रिपीटेशन हैज नो मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डजंट मैटर। ठीक है, चलो आगे देखो बेटे, आपसे कहा जाए राइट डाउन, हम आपसे कहें देखो दूसरा एग्जांपल दें हम, लिखिए, आपसे कहा जाए, देखो बेटा एग्जांपल 2, द सेट ऑफ letters of the word examination ठीक है ना। अब देखिए कहा जाए इस एग्जामिनेशन वर्ड के
लेटर्स को लेके इन इस एग्जामिनेशन वर्ड के लेटर्स को सेट में लिखो। तो आप कहोगे अब देख बेटा, अब यहाँ पर ई कितनी बार आया है, एक बार आया, कोई दिक्कत नहीं। आई बेटा 2 बार आया है, लेकिन लिखा वो एक ही बार जाएगा। यानी आप क्या लिखोगे, देखो ई, आपने कहा एक्स, फिर बेटा ए एम आई एन। अब ए एक बार आ चुका है तो आप दोबारा नहीं लिखोगे, और बेटा ठीक है ना, और ओ, समझ गए, आई और एन, ठीक है, 2 बार आ गए हैं तो हमें नहीं लिखना होगा। आज बात समझ में। यानी ये सेट है एग्जामिनेशन वर्ड में यूज हुए लेटर्स का, ठीक है। तो ही बात बेटा आपसे कहा जाए, आप चाहो तो लिख सकते हो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। ओके, चल बेटा ठीक है, आई बात समझ में। अब दूसरा बेटा प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। तो समझ गए, चलिए। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना, हमें सेट्स के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में और कॉमा से हम सेपरेट करेंगे। रिपीटेशन कोई मतलब नहीं, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब बेटा कहा जाए दूसरा मेथड क्या है, देखिए आप बेटे, दूसरा मेथड है, हम आपसे कहें प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड, या हम कहें इसी को बेटे हम कहते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। बेटा इन दिस फॉर्म वी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ठीक है ना। जिसमें बेटे क्या करते हैं, हम यूज करते हैं सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। वी यूज प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, और वी इंट्रोड्यूस अ वेरिएबल एक्स। एक्स एक वेरिएबल होगा जो उस सेट के एवरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स इज ए वेरिएबल which represents every element of the set। अब जैसे मान लो कहा जाए, फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें a इज इक्वल टू, मान लो बेटा कहा जाए 1 3 5, ठीक है, ये एक सेट है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें, यानी नाउ इट्स सेट बिल्डर फॉर्म, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में हम बेटा एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी देखें। आप कहोगे एक्स सच दैट, ये लिखने का तरीका हमने कहा था ना, एक्स एक वेरिएबल होगा जो इसके मतलब किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो आर्बिट्रेरी। यानी 1 3 5 क्या बेटे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, यानी एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, ठीक है बेटा। कहा जाए एक्स सच दैट x is an odd number and x is less or equal to beta 5। x is less or equal to 5, समझ गए। यानी x such that, आप ऐसा कर सकते हो, x such that x is an odd number, ठीक है ना, and x less or equal to 5। दे बेटा एक दो आपको सिंबल नोट करना है। इस सिंबल कहते हैं हम बिलोंग्स टू। जैसे यहां देखो 1 ए में है तो आप क्या लिखोगे 1 बिलोंग्स टू ए, 3 ए में है तो आप क्या लिखोगे 3 बिलोंग्स टू ए। बेटा 4 यहां नहीं है तो आप कहोगे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का। तो आप चाहो इसको ऐसा लिख सकते हो x such that x belongs to n and x is less or x belongs to x is an odd natural number less or equal to 5, ठीक है बेटा। and
and x is odd number लेस आर इक्वल टू 5। देखिए, यानी इस सेट ए के ये एलिमेंट्स 3, 5, 7 बेटा कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको हमने लिख दिया। यानी 1, 3, 5 है, यानी ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं लेस आर इक्वल टू 5। समझ गए बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है ना? आपसे कहा जाए, अगर बेटे मान लो ऐसा लिखा हो, हम आपसे कहें, ध्यान दो आप, द सेट ऑफ ऑल, देखिए दूसरा एग्जांपल पहले इतना नोट कर लो आप। अब बेटे दूसरा एग्जांपल हम लें, द सेट ऑफ all even natural numbers, all even natural numbers, set of all even natural numbers can be written as is equal to the beta x such that x is equal to 2n। ठीक है ना? 2n, जहां बेटा आप कहोगे n बिलोंग्स टू n, यानी n हमारा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है ना? n को 1 दोगे 2 आ जाएगा, फिर 4, 6, ठीक है ना? ऐसे देखा जाए ये बेटे कितना होगा, ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, इस तरह से एंड सो ऑन। यानी हम, ये तो हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ये बेटे हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है ना? यानी रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म हम एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है ना? देखिए, आपसे कहा जाए, आगे बढ़ो बेटा, हम आपसे कहें तीसरा एग्जाम्पल, मान लो ए एक सेट है, दैट इज ए, आई, ओ, यू और ई, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है। और इसका हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म देखें, इसका बेटा सेट बिल्डर फॉर्म होगा ए इज इक्वल टू एक्स, समझ गए, सच दैट, देखो x such that x is, ठीक बेटा, x is a vowel of, x is a vowel of English alphabet, English अल्फाबेट। ठीक है बेटा, इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, ओके। यानी ये है रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड, और ये है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड। यानी हम सेट बिल्डर फॉर्म में सेट के एलिमेंट्स की हम क्या यूज करते हैं, प्रॉपर्टी। वी यूज प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है ना बेटा, सेट के एलिमेंट्स की हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी। ओके ओके। अब देखिए, एक बेटा छोटा सा सवाल है, आपसे कहा जाए, देखो क्वेश्चन, राइट डाउन, ये बेटा राइट द सेट ए, राइट द सेट ए is equal to 1, 4, 9, 1, 4, 9, 16, 25 in set builder form, in set builder form। अब दे बेटा,
यानी ये रोस्टर फॉर्म है, इसको हमें सेट बिल्डर में लिखना है। तो आप ये देखो कि एलिमेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपने कहा बेटा ये नेचुरल नंबर्स का क्या है, बोलो स्क्वायर है, बोलो ये लिखोगे ना। यानी आप कहोगे इसका सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ एक्स इज द बेटे स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। यानी x किसी नेचुरल नंबर का क्या है, स्क्वायर है। या इसको बेटे ऐसा भी हम लिख सकते हैं x सच दैट, देखो x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू n। ये बेटा हमने पहले कहा ये सिंबल है बिलोंग्स का, अगर एलिमेंट सेट में है तो बिलोंग्स, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है, ओके, समझ गए बेटी। अब आपसे कहा जाए, देखो ध्यान दो बेटा, हम आपसे कहें राइट डाउन, राइट द सेट। तो बेटा एक क्वेश्चन यहां बनेगा, अगर सेट दिया है तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अब बेटे आप एक एग्जाम्पल लिखिए, ध्यान दीजिए। राइट डाउन क्वेश्चन। ये बेटा मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म। देखो आपको मैच द कॉलम करना है। देखिए बेटा फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। देखिए फर्स्ट कॉलम में हमने सेट्स का बेटा रोस्टर फॉर्म लिया हुआ है। आपसे कहा जाए पहला है, ध्यान दो बेटे, एक सेट है दैट इज, आपने कहा ये है पी आर, ठीक है ना, आई एन, ठीक है बेटा, INCAL, CA और L। दूसरा एक सेट है, आपसे कहें हम 0। फिर बेटा तीसरा एक सेट है, ये दिया हुआ है 1 2 3, देखो 1 2 3 6 9 18, 6 9 18। और चौथा है बेटा एक सेट है, दिस इज 3 -3, यह है 3 और -3। और कॉलम 2 में मान लो, अब बेटा ये रोस्टर फॉर्म्स हैं और इन्हीं के ठीक है सेट बिल्डर फॉर्म बेटे दिए हुए हैं। यानी इन्हीं के सेट बिल्डर फॉर्म्स बेटा दिए हुए हैं। पहला है x, देखो x such that x is a positive integer, such x is a positive integer and is a divisor of 18, and x is a beta divisor of 18। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा है x such that x is an integer, देखो बेटा x such that x is an integer and x square is equal to 9। फिर बेटा c है, राइट डाउन x such that x is an integer, देखो बेटा x such that x is an integer and x plus 1 is equal to 1। और d है, ठीक है, x such that x is, देखो बेटा x such that
x is a letter of word प्रिंसिपल, ये है बेटे। अब आपको दोनों कॉलम्स को मैच करना है, समझ गए? तो भी ऑब्वियस है बेटा, जो फर्स्ट का आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आप देख रहे हो ना, डी में क्या है, x is the letter, sorry, x says that x is a letter of the word principal। तो प्रिंसिपल के लेटर यहाँ लिखे हुए हैं। आपको पता है कि I यहाँ 2 बार है, लेकिन हमें लिखना तो एक ही बार है। फिर बेटा देखो, अब सेकंड का आंसर बोलो आप। देख बेटे, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, x + 1 + 1 = 0, तो आपको x + 1 = 1, तो यहां से x क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। यानी बेटा सेकंड का आंसर क्या हुआ, सी हो गया। फिर देखिए 1 2 3, यानी x इज डिवाइजर ऑफ 18, यानी 18 का 1 भी डिवाइजर है, 2 भी डिवाइजर है, 3 भी है, 6 भी है। यानी आपसे कहा जाए बेटा थर्ड का जो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और बचा क्या बेटा, फोर्थ। तो फोर्थ में क्या है, 3 - 3, 3 और -3 इस इक्वेशन के रूट्स हैं। x² = 9, तो बेटा इसका आंसर क्या हुआ, बी। समझ गए? तो बेटे इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, चलो बेटा ध्यान दो, हमें बहुत इत्मीनान से पढ़ना है। इस चैप्टर में डेफिनेशंस बहुत हैं, ठीक है ना। और बेटे इसी के साथ आपको मैं सारी बेसिक मैथ्स यानी सेट्स, उसके बाद इनइक्वलिटीज, लीनियर इक्वलिटीज, क्वाड्रेटिक, मॉडुलस, सब बेटे यही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। लॉगरिथम पूरा इसी चैप्टर में चलेगा, ठीक है, ओके। तो इतना आप देखें। और बेटे एनसीईआरटी आपको खुद सॉल्व करनी, ठीक है ना। हम आपको हिंट देते चलेंगे और आपको हम होमवर्क देते चलेंगे। आपको एनसीईआरटी भी साथ साथ सॉल्व करनी है, ठीक है, ओके। चलो बेटा, तो आज इतना ही। बाकी लेक्चर बाकी काम हम अगले लेक्चर्स में लेके आएंगे।